नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस वक्त जब लाखों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की 56,000 सीटों के लिए आवेदन करने में तेज गर्मी का आनंद ले रहे हैं, यह बहस चल पड़ी है कि उनके एडमिशन होने तक क्या विश्वविद्यालय में चल रहा FY-UP 4 साल का कोर्स समाप्त हो जाएगा। हालांकि हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा को मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बाबत कोई चर्चा नहीं की है और ना कोई अभी फैसला किया है। मगर आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्षय मुकुल की रिपोर्ट है कि दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं की बैठक हुई, स्वागत बैठक में, और इस पर मशवरा हुआ और सरकार इस कोर्स को समाप्त कर देने के तरीके और समय पर विचार कर सकती है। जब तक फैसला नहीं हो जाता या मंत्री का कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता, तब तक के लिए सरकार को इस बहस से अलग कर देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा की गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानते हैं कि इस 4 साला कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए कितना हंगामा हुआ उस वक्त। 2013 के साल में इसे लॉन्च करते वक्त वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने दावा किया था कि कुछ मामूली विरोध को छोड़कर ज्यादातर शिक्षकों का समर्थन हासिल है, जबकि विरोधी शिक्षक कहते हैं कि समर्थन दिखाने के लिए प्रक्रियाओं का सही तरह से पालन नहीं हुआ। कैसे लागू हुआ ये पहलू भी अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब यह लागू है और उस पर बहस हो चुकी है। जो लागू है उससे छात्रों को क्या नफा नुकसान है और इसे क्या हटाया जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस पर क्या नए कोर्स में स्नातक की पढ़ाई में वो गंभीरता है जो छात्रों से इस स्तर पर अपेक्षित है। नए पाठ्यक्रम में 4 साल को 8 सेमेस्टर में बांटा गया है। पहले 4 सेमेस्टर में 11 फाउंडेशन कोर्स है जो आपको करने हैं। जो आपका मूल विषय है जिसे डिसिप्लिन 1 कहते हैं, उसके कोई 20 पेपर होंगे और जो 8 सेमेस्टर में बटे हैं, बाकी के 3 साल में 6 पेपर आपको डिसिप्लिन कोर्स 2 के होंगे और 5 पेपर अप्लाइड कोर्स के। ये सब आर्ट्स के, मैं साइंस का नहीं बता रहा आपको। ये सब अब आर्ट्स का ही एक BA का एक जनरल कोर्स है और दावा किया गया है कि आप इतिहास या संस्कृति के साथ थोड़ी पढ़ाई, राजनीति शास्त्र, गणित और साहित्य की भी कर लीजिए और आप चाहें तो 2 साल में कुछ कोर्स कर डिग्री लेकर बाहर हो सकते हैं, 3 साल में भी हो सकते हैं और 4 साल में पूरी डिग्री ले सकते हैं। अब सवाल है कि क्या मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी इसे समाप्त करने में सक्षम हैं? सक्षम से मतलब है क्या वे विश्वविद्यालय की अपनी तय और स्वायत्त प्रक्रिया में दखल दे सकती हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी तक की जरूरत होती है। दूसरी तरह आरोप यह भी है कि इस कोर्स को 10+2+3 की नेशनल पॉलिसी के खिलाफ इसे लागू कर दिया गया। राजनीतिक रूप से आप ये समझ सकते हैं कि DU के शिक्षक संघ की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी दक्षिणपंथी, उदार और मार्क्सवादी धड़े के तमाम शिक्षक इसमें बड़ी संख्या में इसका विरोध कर रहे हैं। जून 2013 यानी ठीक 1 साल पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अरुण जेटली ने मानव संसाधन मंत्री को खत लिखा कि इस कोर्स को सभी पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। अरुण जेटली ने इस कोर्स का विरोध नहीं किया था, सिर्फ मुकम्मल चर्चा तक टालने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव के कारण बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने स्टैंड लिया कि सरकार में आने पर FY-UP को समाप्त कर देंगे। ये विद्वान बताएंगे कि क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम रद्द कर सकता है। 3 अप्रैल 2014 के टाइम्स ऑफ इंडिया में लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली घोषणा पत्र जारी करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान छपा कि इस कोर्स से 1 साल का नुकसान है और इस 1 साल बढ़ाने के बजाय स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। केंद्र में सरकार बनेगी तो हम इसे समाप्त कर देंगे। हर्षवर्धन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े छात्रों के एंगल से इस कोर्स का विरोध करने वाले डॉक्टर उदित राज अब बीजेपी से सांसद बन गए हैं। उनका कहना है कि 2-3 साल पर डिग्री लेकर इन्हीं तबकों के छात्र ज्यादातर बाहर होंगे, क्योंकि वह लंबी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इससे उनकी डिग्री 4 साल वाले डिग्री की तुलना में कम आंकी जाएगी। अगस्त 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के चुनाव से पहले आइसा छात्र संगठन ने इस कोर्स को लेकर जनमत संग्रह किया था। आइसा का दावा है कि 18 कॉलेजों के 11,000 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया और 90% ने इस कोर्स का विरोध किया। आइसा ने आज एक बयान जारी कर इस कोर्स को हटाने के लिए, पाठ्यक्रम को हटाने के लिए और VC के इस्तीफे की मांग की है। वाइस चांसलर के कई प्रकाशित इंटरव्यू देख रहा था, उनके हिसाब से सारे विरोध मामूली थे और यह कोर्स पश्चिम की नकल नहीं है। कई इंटरव्यू में उनका दावा है कि इस कोर्स से छात्रों की नौकरी की पात्रता बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि इसके 2 पहलू हैं, नॉलेज, ज्ञान, स्किल, दक्षता, कुशलता। कई कोर्स को आप भी DU की वेबसाइट पर जाकर देखिए और विचारिए कि क्या इनसे छात्रों के नौकरी पाने की पात्रता में कोई खास वृद्धि होती भी है या नहीं। हमारे पास FY-UP लागू होने के पहले साल का अच्छा बुरा अनुभव
सामने होगा ही। उसी आधार पर आज हम बहस करेंगे और आप भी दिलचस्पी लीजिए ताकि पता रहे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में बल्कि देश भर के यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी दिल्ली से किया अपना वादा पूरा कर पाएगी? क्या डीयू के वाइस चांसलर के लिए अपने इस प्रिय पाठ्यक्रम को बचा पाना आसान रहेगा? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे पास साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार हैं, उसी यूनिवर्सिटी से हैं। आप प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर आभादेव हबीब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम सुरेंद्र जी आपसे ही पहला सवाल करते हैं कि राजनीतिक सहमति नहीं है अगर आप सरकार के हिसाब से देखा जाए तो, और जो विरोध का एक खांचा खींचता है उसके हिसाब से देखा जाए तो, अब इस पाठ्यक्रम को बचाने के लिए। जी रवि जी, देखिए जो लोग इस प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं वो एक बनावटी विरोध है, और वास्तविकता ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार 4500 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, परमानेंट अपॉइंटमेंट हो रहा है। अच्छा। उसे रुकवाने के लिए ये पूरी एक साजिश। हिंदुस्तान में पहली बार जब 4500 शिक्षक नियुक्त हुए होंगे तब वो क्या दूसरी बार था? एक ही यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का अल्फाज हम बचते हैं, आजाद हिंदुस्तान वाला और 120 करोड़। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग बहस करना चाह रहे हैं एफआईयूपी पे, देखिए एफआईयूपी केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं लगा है। एफआईयूपी 2010 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में लगा है। एफआईयूपी शिव नाडार यूनिवर्सिटी 2013 में लगा है। एफआईयूपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में लगा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हर जगह लगा है, हम यही कहना चाह रहे हैं सर, अगर किसी प्रोग्राम पे अगर हम बहस करना चाहते हैं या उसका विरोध या समर्थन करना चाहते हैं, एक या तो उसे हम देशव्यापी उस मॉडल को हम समझने का प्रयास करें ताकि हम किसी ऑब्जेक्टिविटी पे पहुंचे। जो पहुंचे ना, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रिक, आपने सिर्फ 4 विश्वविद्यालय के नाम लिए, इस देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय जहां ये पाठ्यक्रम नहीं है ना? जी ठीक है, तो ये जो अब विरोध किया जा रहा है, उस विरोध के पीछे पोजीशन जो मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट एक्ट द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी है। एक्ट 17 कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल है। एकेडमिक मिनिस्टर के पास नहीं है, एचआरडी मिनिस्टर के पास नहीं है। अच्छा। अगर ये कोई राय आप पर कोई बाध्यता नहीं है जो आप समझ रहे हैं जी, अगर उनको ठीक है, वो अपनी कोई भी राय रखें, उससे क्या अगर कोई राय होगा तो वो अपनी राय विजिटर के पास में यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट जो द्वारा बना है, उसका एक्ट 7 हमें ये कहता है कि अगर विजिटर को लगता है कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की अनियमितता है पाठ्यक्रम को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, तो वो एक जो है कमेटी बना के जांच कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो 4 ईयर का प्रोग्राम लगा, पहला चीज कि एकेडमिक काउंसिल में पास हुआ, जिसमें 120 सदस्य होते हैं। 120 में से 6 सदस्यों ने केवल डाइसेंट दिया है। और जो लोग, जो बीजेपी के जो लोग, इसी पे विवाद है कि वो किस तरह से मीटिंग, जो बीजेपी के जो लोग, मैं यहाँ एक बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगा सर, कि बीजेपी के जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, उसके इलेक्टेड लोगों ने, ये जो लोग नहीं है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय में भी अगर आपने बीजेपी का है तो वो जो लोग नहीं हो सकते। या तो जो लोग हैं वो बीजेपी की तरह वो भी 6 लोगों में से होंगे। बीजेपी का जो एफिलिएटेड, बीजेपी का घोषणा पत्र है, मतलब दिल्ली के चुनाव में लोकसभा के स्तर पे और इसके स्तर पे, तो अगले विधानसभा में जाने से पहले उनको ये कुछ तो करके दिखाना ही पड़ेगा। एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी के पास जो लोग एनडीटीएफ के इलेक्टेड जो लोग गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो गए हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्टेड लोग थे एकेडमिक काउंसिल ने, उन्होंने भी इसके पक्ष में समर्थन दिया था। तो अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू समझना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक कि एकेडमिक काउंसिल में ये मेजोरिटी से पास हुआ। 2, अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू समझना चाह रहे हैं तो ये विजिटर के पास में। राकेश जी, सुरेंद्र जी ने 2 बातें कही है प्रक्रिया के, हम इस पर जल्दी आगे थोड़ा इस कोर्स के बारे में भी ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे कि एक तो ये स्वायत्ता का मामला है, स्मृति ईरानी बतौर एचआरडी नहीं कुछ कर सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का दिल्ली से किया गया वादा है कि इस कोर्स को हटा देंगे। अब चुनाव में जाएंगे तो इतना तो बताना पड़ेगा कि संपूर्ण बहुमत लेकर आए हैं, अगर आप 3 महीने में भी कोर्स नहीं है, पहले 100 दिन में भी अगर आपका ये एजेंडा दिल्ली के लिए इतना बड़ा है, नहीं पूरा करेंगे तो अलग बात है। लेकिन सुरेंद्र जी एक और बात कह रहे हैं कि वहां जिस भी काउंसिल में जैसी भी प्रक्रिया से बैठक हुई है उसमें बीजेपी के लोगों ने वहां समर्थन किया है। एक बात में आपकी कोई राय है? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट है, दोनों ही 4 साल के सिलेबस को वापस चाहता है। जहां तक कुछ लोग, जहां तक कुछ लोगों के समर्थन की बात है, मैं उसको एक छोटे से उदाहरण से समाप्त कर दूंगा। राजस्थान के असेंबली में 5 जनसंघ के 8 एमएलए थे, 5 ने जमींदारी का समर्थन किया था, 3 ने विरोध किया था। जनसंघ ने 5 को बाहर कर दिया। संगठन की राय एक सामूहिक राय होती है।
संगठन का जो अध्यक्ष होता है, जो पदाधिकारी होते हैं, राय होती है, एक इन्होंने जो बात कही, ये बात इस बात पर कही कि 6 लोग कही कि ये प्रक्रिया अपनाया गया पार्टी का बात बता दिया। मैं दूसरी बात लेकिन वो पॉलिसी की भी बात, दूसरी बात करना प्रोसेस कि देखिए, जो पार्लियामेंट से ऊपर पार्लियामेंट ने एक नीति बनाई 10+2+3 जिसकी यूनिवर्सलिटी है, व्यापकता है पूरे देश में। आप उससे अलग हटकर 4 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं। पर ऐसा करने वाले अकेले नहीं, सुरेंद्र जी ने बताया कि 4-5 मैं डीयू की बात कर रहा हूं, तो जो लोग कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। इससे एक बात तो साफ होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या आइसोलेट होगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के वंचित होंगे, या उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। एक तो यह कठिनाई आएगी, नंबर 1। दूसरी कठिनाई जो इसमें आ रही है कि पार्लियामेंट की जो सर्वोच्चता है, उस सर्वोच्चता को दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता के नाम पर उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। आप अपनी स्वायत्तता का मिसयूज यह नहीं कर सकते हैं कि वाइस चांसलर इमरजेंसी पावर का उपयोग करके अपने एक टर्म को 2 टर्म कर दें, वो लाइफ टर्म कर लें। अरे किसी विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है क्या कि वाइस चांसलर इमरजेंसी पावर का उपयोग कर रहे हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार के लिए चुना जाता है, वो इमरजेंसी पावर का यूज करके 8 बार मुझे भी दीजिए, मैं अपनी नौकरी को 120 साल तो मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में क्योंकि उनका पक्ष नहीं है, इसलिए अलोकतांत्रिक तरीके का उपयोग करके काम किया जा रहा है। जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 4,500 शिक्षकों के अपॉइंटमेंट को बाधित किया जा रहा है, यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें 4,500 शिक्षक पिछले 3 साल से 4 साल से एडहॉक पढ़ा रहे, तदर्थ पढ़ा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी पूरी जो यौवन है, जो एकेडमिक यौवन में कहता हूं, वो बीत जा रहा है चक्रव्यूह में। तो मुझे भी बहुत घबराहट होती है। एक उनकी और बात दास्तान बहुत लंबी, और अपॉइंटमेंट की जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, वो सिलेक्शन कमेटी से बाहर चली गई है। पूरे विश्वविद्यालय में रही है, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में उन्हीं को क्यों ब्लेम? और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर दोष देने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, कपिल सिब्बल ने इस व्यवस्था के पीछे उनकी एक मंशा थी। पिछले कई सालों से विदेश की विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोलना चाहते थे। आप लोग नहीं चाहते? वो विश्वविद्यालय वो सोशल साइंस में भारत के सोशल साइंस को उखाड़ कर अपना सोशल साइंस बनाना चाहते हैं। जिस मिडिल क्लास ने वोट दिया वो यही चाहता है कि कैम्ब्रिज का कोई भी इधर काउंटर खुल जाए, ठीक है। देखिए कि हम कैम्ब्रिज बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को हम अमेरिका बनाएंगे, वीसा के लिए वो लाइन में एफडीआई वाला देख रहे हैं डिफेंस में। तो मैं एक बात मैं यहाँ कहना चाहिए, जो मैं ये बड़ा पॉइंट, सर्वोच्चता और स्वायत्त दोनों का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक बहुत गंभीर विषय क्या है कि भारत में उच्च शिक्षा को सुधार की आवश्यकता है। बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा को ढालने की जरूरत है। इसको हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है कि इस नॉलेज को हम ऐसा उपयोग करें जिससे बाजार की मांग की पूरी हो। उसकी जगह इस विश्वविद्यालय ने क्या किया है, 4 साल का कोर्स करके जो ज्ञान था उसको अज्ञान में बदल दिया। आज न शिक्षक को पता है न छात्र को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये बात आप जिम्मेदारी से एकदम, एक ही छात्र 2 कॉलेज में जा रहा है। जैसे आप भी टीचर हैं तो आपको क्या नहीं पता है, जैसे आपको आपके पढ़ाने में और नहीं पढ़ाने में क्या फर्क है? मुझे छात्र इस कोर्स क्या नहीं, मुझे छात्र पूछेगा, उदाहरण देके बताइए। मुझे छात्र पूछेगा कि मैं इसमें से कौन सा पेपर सिलेक्ट करूं, तो मैं उसे बताने में इसलिए असमर्थ हूं। क्यों? इसलिए असमर्थ हूं कि जो पेपर्स रिकमेंड किए गए हैं फाउंडेशन कोर्स में, बिल्डिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, बताइए कि ये भी पढ़ो, उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी है, मैं इसमें कन्विंस नहीं हूं। अगर आपको देखिए 10+2 का मतलब होता है कि 10वीं क्लास तक आप किसी का फाउंडेशन मजबूत करते हैं। वो सब विषय पढ़ता है, लाइफ साइंस भी पढ़ता है और साइंस भी पढ़ता है। और 12th में आकर वो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ता है। फिर हायर एजुकेशन में जब वो एंटर करता है तो स्पेशलाइजेशन की ओर जाता है। आप मूलतः सोशल साइंस को समाज विज्ञान के जड़ में मट्ठा डालने का काम ये 10+ ये सिस्टम कर रही है। ये मुझे अच्छा लगा। आभा जी, अगर हमारा कोई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये विवाद क्या है, सुरेंद्र जी का, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि क्यों ये कोर्स, दिनेश सिंह कहते हैं कि ये छात्रों के फायदे के लिए है और नए ज़माने की ज़रूरतों के हिसाब से है, क्योंकि लोच्यता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हिस्ट्री पढ़ते हुए, उन्होंने एक इंटरव्यू में उदाहरण दिया है कि आप थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में जान जाएं, ग्राफ व्राफ बनाना जान जाएं और कुछ फाइनेंस के बारे में जान जाएं और थोड़ा स्टॉक मार्केट का जो वो हमारे चैनलों पे चलता है वो पढ़ना जान जाए, तो जिससे हो सकता है कि बैंकिंग या फाइनेंस सिस्टम वाले लोग आपको नौकरी पे रख लें। ऐसा मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वो अगर कह रहे हैं तो वो जिम्मेदारी की जगह पर हैं।
फिर भी देखिए, कहने और होने में दो बहुत अंतर है इस कोर्स में, और ये बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। मेरे पास यहाँ पे किताबें हैं फाउंडेशन कोर्सेज की, फाउंडेशन जो अनिवार्य है, आप हाँ, जो अनिवार्य 12 कोर्सेज हैं, और अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप उठा लें तो कैमरे के, हाँ बिल्कुल, आप देखें और आप बताइए कि इस तरीके के कोर्सेज अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो क्या उनका प्लेसमेंट हो सकता है? आप जरा अगर देखने से उसमें शाहरुख खान की तस्वीर है, वो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसका स्तर भी पढ़ेंगे। और मैं एक सवाल, ये क्या है, ये आपने क्यों दिखाया, फिर आप बता दीजिए ये क्यों दिखाया आपने? मैं इसमें जिस तरीके का लिखा हुआ है और जिस तरीके का लेवल है फाउंडेशन कोर्सेज का, उसको बयान करने के लिए बताना चाहती हूँ कि इसका स्तर 7वीं 8वीं क्लास का है, और ये बात हमें फीडबैक स्टूडेंट्स ने दिया है। और जब पढ़ाते हुए, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइफ एंड साइंसेस पढ़ाना है, और एक ही क्लास में मेरे पास फिजिक्स DC 1 का स्टूडेंट भी है और संस्कृत का DC 1 स्टूडेंट भी है। वो स्टूडेंट भी है जिसने 10वीं के बाद साइंस नहीं किया, और वो भी है जो इसने 10वीं के बाद 12वीं तक साइंस किया है। तो टीचर किस तरीके से अपना कोर्स पिच करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी के लिए ये मुश्किल और किसी के लिए ये बहुत ही बोरिंग है। जो फीडबैक हमें लगातार स्टूडेंट से मिला है वो ये कि वो फाउंडेशन कोर्सेज में कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते। एक आइडिया है इसके पीछे कि आपके क्लास में, अगर मान लीजिए आप लाइफ साइंसेस की टीचर हैं, तो आपके क्लास में संस्कृत वाला भी आ जाए, पॉलिटिकल साइंस वाला भी आ जाए और हिस्ट्री वाला भी आ जाए, और एक नया सब्जेक्ट वो अपने विषय के बाहर सीखे, है ना? ये चाहत तो फिर आपको एज ए लाइफ साइंस टीचर उनको पढ़ाने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये बात सही है, ये चाहत अपने आप में गलत नहीं है, पर यूजी कोर्सेज को आप जब चेंज कर रहे हैं तो आपको स्कूल करिकुलम और पीजी दोनों मिलाकर तीनों को इकट्ठा चेंज करना होगा। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि आप तोड़कर स्कूल वाला ही यहाँ पे ला दिया। बिल्कुल सही। तो आपने जो 1 साल बढ़ाया और दिल्ली में माँ बाप का खर्चा बढ़ाया उस अपने स्टूडेंट को रखने के लिए, अपने वार्ड को रखने के लिए, एक स्टूडेंट 10 से 15,000 रुपया खर्च करता है एक छोटे कमरे को में रहने के लिए और खाने का खर्चा ज्यादा है। हाँ, तो 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा जब आप बढ़ा रहे हैं और ओवरटली स्कूल का करिकुलम उसे परोस रहे हैं इनोवेशन के नाम पे, तो मुझे लगता है ये जायज नहीं है। मैं एक सवाल पढ़ना चाहती हूँ जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन और वो शाहरुख खान वाला जो आपने बताया था वो क्या चैप्टर था वो भी बताएं, फिर दर्शक को फिर लगेगा कि आप कुछ दिखाते ठीक है। ये और सवाल फिर सुरेंद्र जी से जवाब। मैं ये सवाल पढ़ना चाहती हूँ, ये जो एग्जाम में आया IT क्वेश्चन पेपर का है, पहला ही है, 5 नंबर का है। आपके शिक्षक के साथ एक दुर्घटना हो गई है और उसका एक पैर टूट गया है। अब घर में उसकी हालत सुधर रही है, वह स्वयं संस्थान नहीं आ सकती हैं। संभव तकनीकी समाधान का सुझाव दें जिनकी सहायता से वे घर पर रहकर शिक्षण प्रदान कर सकती हैं। अब आप ये बताइए कि ये किस स्तर का सवाल है, और क्या ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में इतना रुपया खर्च करके इस चीज को समझने की स्टूडेंट की जरूरत है, या इन डेप्थ स्टडी को हम इन चीजों से टीचर का पांव टूट गया है तो वो क्लास गए वहां कैसे पढ़ा सकती हैं, स्काइप के जरिए या कैसे? बिल्कुल। तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आप अपने घर से कॉलेज कैसे पहुंचेंगे। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि प्रोबेबिलिटी के तौर पर क्यों, मतलब ये अगर स्काइप टेक्नोलॉजी को बताने का तरीका है कि आप उससे भी पढ़ा सकते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग से पढ़ा सकते हैं, हालांकि उसमें दिया गया है कि नहीं कि आप अपने टीचर को घर में वो सुविधा देते हैं कि नहीं देते हैं उस तनख्वाह में, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी, इसमें ये जो एक आलोचना है कि एक स्ट्रक्चर की समस्या मुझे समझ में आई जो मैं रिसर्च कर रहा था, और एक कंटेंट की समस्या नजर आई, ठीक है? तो आभा जी ने कंटेंट का एक मसला उठा दिया है कि इस तरह की बुनियादी अति बुनियादी चीजें पढ़ाकर कोई बैंक वाला क्यों हमको नौकरी देगा? रवि साहब, इस डिबेट में 2 मुद्दे सामने आए हैं। हाँ, इसी का जवाब दे दीजिए। इसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ सर, इसी सब कमिंग टू द पॉइंट। एक बात थी कि रिजेक्शन ऑफ FIUP की हम बात करें या करेक्शन ऑफ FIUP की बात करें। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बात करें करेक्शन ऑफ FIUP की। ऐसा कोर्स कैसे लॉन्च कर? मैं यही आई एम कमिंग, 1 साल का जो बच्चा सब पढ़ लिया उसका क्या होगा? करेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल है, उसमें दिया हुआ है कि हर साल FIUP का देयर इज ए रेजोल्यूशन पास्ड इन द एकेडमिक काउंसिल कि हर साल इसका रिव्यू होगा। कि आप अगर BA फर्स्ट ईयर में होते और आपको ये पढ़ाया जाता आज की तारीख में, आप पढ़ते? जी देखिए, ये जो फाउंडेशन कोर्स दिया है, आई एम कमिंग, मैं बिल्कुल पढ़ता फाउंडेशन कोर्स, और मैं क्यों पढ़ता वो भी आपको बता देता। ये वाला पढ़ते कि स्काइप से आपका पांव टूट गया है तो आप स्काइप से पढ़ाएंगे, बच्चा इस पे आंसर लिख रहा है, या ब्लॉग कैसे बनाएं, ये क्यों पढ़ेंगे आप? ये 5 नंबर का सवाल है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक कि जो फाउंडेशन कोर्स बना है, मैं एक फाउंडेशन नहीं, मैं 11 फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहा हूँ। जो है उसी या फिर जो आप जानते हैं वही वाला बोलिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाउंडेशन कोर्स इसलिए दिया गया है कि जो आज स्टूडेंट को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो एक्सपोज करता है। इससे क्या बेसिक स्किल आया?
इस देखिए, एक स्टूडेंट अगर एक ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट आता है, एक SC ST OBC बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है, जो ट्रेडिशनली जो साइंस 90 करोड़ लोगों के पास अब मोबाइल फोन है और जी, सब लोग अब स्मार्टफोन कर रहे हैं। अब उसमें SC ST OBC छोड़ दीजिए, और इस मैंडेट से जात पात खत्म हो गया, इंडिया में ऐलान हो गया है, ठीक है। तो सबके पास मालूम है, वो स्मार्टफोन से सब कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ा क्या रहे हैं कि पांव टूट गया तो स्काइप से। कॉलेज में आपके पास है, स्क्रीन लगा दिया है क्लासरूम में आपने? अगर मुझे यहाँ से बैठ के आपके स्कूल कॉलेज में अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाना हो या दयाल सिंह कॉलेज में क्लासरूम में पढ़ाना हो, तो वहाँ प्लाज्मा स्क्रीन लगा हुआ है ऐसा वाला, देखिए कैसे पढ़ाएगा स्काइप से वो? दो चीजें सर, देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में बन रहा है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, हो जाएगा जहां नहीं हुआ। तो फिर वो आलोचना मेरा ये कहना है कि फाउंडेशन कोर्स 11 है और वो बनाया इसलिए गया है कि स्टूडेंट्स को बेसिक स्किल्स बने। और मैं जो मेन बात कहना चाह रहा हूँ ये सर कि सर BA पास के लड़के को आप बेसिक स्किल क्या दे रहे हैं? या तो हम स्किल डेवलपमेंट को ठीक से समझे नहीं, जी ठीक है ना जी। वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं कि उनके होने के नाम पे कुछ भी हो जाना चाहिए। आप संतुष्ट, आप समय ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप समझाइए कि एक BA पास लड़का को स्काइप टेक्नोलॉजी के बारे में बता के एक टीचर हम उसको कैसे लैस कर रहे हैं जिससे उसको ICICI बैंक वाला उसको नौकरी दे दे। और हिस्ट्री का, संस्कृत का स्टूडेंट, आजकल बहुत लोग, आज के दिन तो बहुत लोगों ने शपथ लिया, भावुक हो गए संस्कृत के प्रति, लेकिन फिर भी आप बताइए। यहाँ मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन बेसिक टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, स्काइप की हम बात कर रहे हैं, या जो लैपटॉप्स दिए गए उनकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन चीजों से एक्सपोज नहीं है। पहला चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 ईयर प्रोग्राम ने फाउंडेशन कोर्सेज के माध्यम से उन चीजों के प्रति एक्सपोज करने का प्रयास किया है। एक दूसरा कि ये जो आप वो चीज बता नहीं रहे, ज्यादातर छात्रों के पास मैंने बताइए, देश का आंकड़ा है, वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूछेंगे तो फट से बताएंगे कि 90 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन है। जी जी जी। अब हम एक देखिए, ये कोर्स अगर ये बात अगर आप 90 के दशक में कह रहे होते तो बात समझ में आ जाती, लेकिन फिर भी अब फिर मैं राकेश जी आपसे, हाँ एक चीज कहना चाहती हूँ, जो सवाल आपने पूछा कि ये AC और EC ने पारित किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब सेमेस्टर एजुटेशन शुरू हुआ तो 26 लोगों ने डाइसेंट दिया, और वो कैसे 3 साल में रिड्यूस हो गया 6 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये क्यों हुआ? जब सेमेस्टर के दौरान अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर्स ने डाइसेंट दिया तो उनको शो कॉज मेमो दिए गए। छुट्टियों पे भी बैठने वाले, धरने प्रदर्शन करने वाले साथियों के तनख्वाहें काटी गई। जिस तरीके से एक टेरर आपने बनाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाया गया, और आज कोड ऑफ एथिक्स जो UGC कहता है कि ये सिर्फ सुझाव है टीचर्स के लिए, उसको कोड ऑफ कंडक्ट की तरह पारित करके वाइस चांसलर कहते हैं कि खुद मैं गवर्निंग बॉडी को या तो कह सकता हूं कि किसी टीचर के खिलाफ एक्शन ले, या मैं खुद भी ले सकता हूं, और मैं EC मेंबर हूं। और मैं ये बताना चाहती हूं कि EC में जब ये सारे FYUP के कोर्सेज आए और एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हमने कहा कि ये कोर्सेज हमें दिखाए जाएं, तो हमें दिखाए नहीं गए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 40 मिनट में 40 कोर्सेज पास कर दें, जब हम 40 मिनट में 40 हुआ। हालांकि विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि उस तरफ से नहीं है हमारे पास, लेकिन 40 मिनट में 40 कोर्स, बिल्कुल। और बिल्कुल आज के जमाने में 40 मिनट में 300 कोर्स पास करना। सेमेस्टराइजेशन के दौरान इंडिया ये नहीं कर सकता। सेमेस्टराइजेशन के दौरान पूरा एकेडमिक काउंसिल वाइस चांसलर को ये कह दे कि हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप बाइफरकेट करके कोर्सेज को ला सकते हैं। तो ये दर्शाता है एक डर का माहौल है जहां पे लोग फ्रीली और फ्रैंकली अपनी बात रखने में डर रहे हैं। इससे पहले मैं राकेश जी के पास जाऊं, इन्होंने एक सर्वोच्चता बनाम स्वायत्ता का मामला उठाया, जो आप कह रहे थे कि स्मृति ईरानी या कोई भी सरकार मतलब विश्वविद्यालय की स्वायत्त दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस पे आप, तो इन्होंने कहा कि संसद की बनाई 10+2+3 पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है वो सुप्रीम है। देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी की आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि देन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटी जहां जहां अभी इंप्लीमेंट हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑटोनॉमी है। अगर हर इलेक्शन के साथ में सरकारें बदलेंगी और हर इलेक्शन के साथ में अगर सर्वोच्चताएं बदलेंगी, ये नहीं होना तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का कोई अपना ऑटोनॉमी नॉलेज प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा। अगर सर्वोच्चता का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सरकार कुछ करे और दूसरी सरकार कुछ करे और सारी एकेडमिक्स बदलती रहे, तो मुझे लगता है कि हम आपकी बात में दम है, सिंसियर एकेडमिक्स में हम नहीं कर पाएंगे। एक मतलब एक सरकार अगर लेगी तो वो बड़ा टकराव का एक बड़ा कारण बनेगा। वहां आप जहां कह रहे हैं उस बात में हो सकता है 5 साल बाद दूसरी सरकार है वो भी कुछ बदले, तो हम कहां पहुंचेंगे? कपिल सिब्बल ने आते ही 100 दिन का एजेंडा ऐलान किया और 2012 में एक हायर एजुकेशन समिट में हिलेरी क्लिंटन को प्रॉमिस किया 100 कम्युनिटी कॉलेजेस विद इन अ ईयर्स टाइम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तब ये ऑटोनॉमी का सवाल कहाँ था और क्या ये दखल अंदाजी नहीं थी? राकेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि
कुछ तो इसमें खूबी होगी ना। एक तो देखिए इसके जैसे कि कंटेंट इसका ठीक नहीं है, मान लिया जाए, इसमें सुधार हो सकता है, तो क्या ये इस तरह से अच्छा है, या फिर इसका स्ट्रक्चर लागू करने का तरीका गड़बड़ था तो इसके पूरा बुनियाद ही खराब है, इसको हटा देना चाहिए। देखिए और जब आप ये कह रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि बच्चे अब उस कोर्स में एडमिशन के लिए लाइन में खड़े हैं। देखिए आप तो 5 साल भी कर देंगे तो बच्चे आएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके प्रति आकर्षण है। 1 साल जो फाउंडेशन कोर्स पे आप दे रहे हैं उसको जस्टिफाई सुरेंद्र जी नहीं कर पा रहे हैं जस्टिफाई कि 1 साल में जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका लाभ क्या है। जो मूल प्रश्न है, एक बेसिक देखिए मूल प्रश्न यह है कि स्किल डेवलपमेंट करना जिससे कि बाजार की मांग को, शिक्षा को उपयोगी बनाना, बाजार के अनुकूल शिक्षा को बनाना। बाजार के अनुकूल शिक्षा बनाने में एक बच्चा आता है जो 2 साल में यूनिवर्सिटी से निकल जाता है, एक बच्चा 3 साल में निकलेगा, एक बच्चा 4 साल में निकलेगा। तीनों को आप एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। पहले बीए प्रोग्राम था, बीए ऑनर्स था। 2 साल में जो बच्चे एग्जिट करते थे यूनिवर्सिटी में उनके लिए एक अलग सिलेबस होता था। जो 3 साल में पढ़ते थे उनके लिए इसमें दिनेश सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि 70% बच्चे तो वैसे ही ऑनर्स नहीं कर सकते थे, बीएससी जनरल जो कर रहे हैं या पास कोर्स कर रहे थे पहले के सिस्टम से, तो ऑनर्स तो बच्चा तो पहले भी नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन जो ऑनर्स कर रहे थे वो तो सफर हुए, उनके नॉलेज को आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बना रहे हैं। यानी कि ये बच्चे जो 4 साल के बाद जाएंगे एमए का, 1 साल का एमए करने के लिए, वो क्या लेकर जाएंगे? 1 साल में एमए करना पड़ेगा। 1 साल में एमए करना पड़ेगा। एमए 1 साल कर दिया। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बच्चा पास आउट करके आएगा, जो पटना यूनिवर्सिटी से आएगा, जो असम की यूनिवर्सिटी से पास करके आएगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैरिटी नहीं हो पाएगी। देखिए ऐसा है कि फिलहाल सारे जो रिफॉर्म हुए हैं पिछले 4 साल में, सबसे पहले तो मीडिया को पता चलता है कि क्या रिफॉर्म आने वाला है। ये एमए 1 साल का होगा, ये भी न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें पता चला है कि एमए 1 साल का हो सकता है। अब वही सवाल दोबारा से कि मीडिया चौथा स्तंभ है, टीचर तो कोई स्तंभ है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 4 साल आपने किया और उसमें जो 1 साल एक्स्ट्रा है वो 12 फाउंडेशन कोर्सेज में दिया, तो एमए की ऐसी कौन सी चीज आप अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा रहे हैं जिसके बिना पे आप उसको 1 साल में एमए की पढ़ाई हो सकती है क्या? जब 4 साल देखिए, अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिसर्च का कंपोनेंट 4th ईयर में इंक्लूड आपने कर लिया है। कौन सा? वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिजर्टेशन जो लिखना है, लास्ट आप अगर देखेंगे लास्ट सेमेस्टर में आपको डिजर्टेशन लिखना होगा एक टीचर के साथ मिलकर। आपको एक टॉपिक लिखने की नहीं है, बात है कि जो एमए के लेवल की जो पढ़ाई की है, या तो आप उसको डाइल्यूट कर दें और बाजार की जरूरत है तो उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब आप उसकी रक्षा कर रहे हैं बहस में, तो फिर हम भी जानना चाहते हैं, एमए आपके ही विश्वविद्यालय से हमने किया है, कि बिना 150 किताब पढ़े आप एमए करने फिर क्यों जाएं? एमए कोर्स क्यों चला रहे हैं? देखिए 2 ही कोर्स पढ़ाना फिर आप इंटीग्रेटेड जो बीए, एमए और पीएचडी प्रोग्राम बना रहे हैं, उस स्कीम में अगर आप बनाएंगे तो एमए 1 साल में किया जा सकता है। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड लाने वाले आज बात के लिए सर आप 10 साल आज 4-5 किताब पढ़ के 1 साल में एमए कर लो तो मुझे कोई एतराज नहीं। 10 साल में सर आप पीएचडी करते हैं, एमए का कोर्स 1.5 महीना में हो जाए, तो क्या जरूरत है? देखिए रवीश जी, जो इनको एड्रेस करना चाहिए था आज कि इसी सिस्टम के अंतर्गत कैसे आज की अर्थव्यवस्था के अनुकूल शिक्षा को बनाए। 10+2+3 में 3 ईयर ग्रेजुएशन में आप ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना, जो लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं इतिहास पढ़ें, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, जो बाजार के अनुकूल अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ट्रेनिंग करें, जो डिप्लोमा लेना चाहते हैं डिप्लोमा लें। लेकिन आप डिप्लोमा लेने वाले को जो एक अरिस्टोटल में क्या दिक्कत है? अगर कह रहे हैं कि अगर किसी में एक नए जमाने के स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमको 2 ही साल का कोर्स करना है, डिप्लोमा अगर मान्य है तो मैं तो कह रहा हूं कि 2 साल का बीए प्रोग्राम का कोर्स था, उसकी जगह अल्टरनेटिव में आप कुछ और भी समानांतर खड़ा कर दीजिए। मेरा कहना है कि जो डिप्लोमा इन हिस्ट्री का लाएगा और जो लड़का कौन पूछेगा, जो भविष्य में जो लड़का WTO की थीसिस को कंटेस्ट करने के लिए आज पढ़ाई कर रहा है, जो लड़का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का विकल्प तैयार करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो आप खत्म कर रहे हैं। क्या भारत में ऐसा अच्छा लग रहा है? इसकी चिंता आप भी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आप। दिल्ली की चिंता आप नहीं कर रहे हैं कि देखिए एक नॉलेज का कंटेंट है, यहाँ जो पढ़ने कौन आया है, जो स्किल डेवलपमेंट वाला नहीं है ना। ग्रेजुएशन की पढ़ाई दुनिया में बाबा आदम लोगों ने कुछ तो सोचा होगा ना। स्किल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में है और वो एक जरूरी चीज है, लेकिन उसको आप ये जो सोशल साइंस की पढ़ाई खत्म करके या उसको कमजोर बना के उसमें स्किल डेवलपमेंट ठेलिएगा तो हिस्ट्री वाला ओवरसीयर कैसे बन जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, इसमें या फिर आप उसको डेटा ऑपरेटर बना रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा करके उसे मार्केट में क्या नौकरी मिलेगा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए ये जो 4 ईयर प्रोग्राम का जो 2 इयर्स 3 इयर्स और 4 ईयर का एग्जिट है, पहला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एड्रेस करता है वो है कि ड्रॉप आउट। आज भी 2 साल में 3 साल में बच्चे छोड़ के जाते हैं,
लेकिन वो बिना किसी डिग्री के जाते हैं। पहला चीज, दिल्ली ये प्रोग्राम आपको अगर किसी आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, जो भी कारण हो, अगर बच्चा छोड़ के जाता है, ही और सी कैन कम बैक। वो भी हो उदित राज जी आर्थिक सामाजिक कारण ले रहे हैं, आप भी आर्थिक ये तो देखिए ये साफ है। मैं कह रहा हूं सर, मतलब जितनी मेरी मैट्रिक तक योग्यता है आप ये प्लीज मत उनकी बात पूरा कर दीजिए, फिर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो अकेले हैं। इसलिए पहला एक पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि पहला तो ये जो एग्जिट बनाया गया है ये ड्रॉप आउट प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, क्योंकि प्लानिंग इसके लिए जी जो कंटिन्यूअस कंसर्न है प्लानिंग कमीशन का भी, रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप आउट हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या सब जगह? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ये चीज बनाया गया है, बाकी तो मैंने आपको बताया। देखिए मेरा एक सवाल है कि ये कोर्स समस्याओं के समाधान के लिए आया है, जैसे मनरेगा है या खाद्य सुरक्षा योजना है, या फिर ज्ञान के एक विकल्प के रूप में है? मुझे इसकी बात कीजिए। ये सर अगर कोई ड्रॉप आउट कर रहा है इकोनॉमिक कारणों से तो उसके लिए आपके पास स्कॉलरशिप की योजना होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने पूरा ढांचा बदला है। जल्दी से बताइए। देखिए सर, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स एड्रेस करता है। मैंने आपको एक बात बताया था ड्रॉप आउट। दूसरा पोजीशन ये है कि इसमें रिसर्च को लेकर और नॉलेज प्रोडक्शन को लेकर थर्ड और फोर्थ ईयर का जो पढ़ाई है वो इन डेप्थ पढ़ाई है, डिसिप्लिन को लेकर। 2 साल में आप कैसे पढ़ा सकते हैं भाई? एमए का पढ़ाई पूरा 2 साल का इंटेंस पढ़ाई होता था। नहीं सर, आप 4 ईयर की बात होती थी, आप उसको बीए में कंप्रेस कर देंगे। देखिए अभी तक ईसी एसी से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्यों रखे क्यों है फिर एमए को? अच्छा एक और बात है, इससे पहले हम किसी और चीज पे जाएं। टीवी का बहस है, हो सकता है कि आपका पहलू कुछ छूट जाए, इनका पहलू कुछ ज्यादा हो जाए, ये सब असंतुलन होता रहता है। ये जो गाइड बुक दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये क्या छात्रों को भी मिलता है? हाँ, ये छात्रों जी। तो हमें एक टीचर से मैं बात करा तो उन्होंने कहा कि एक तरह से कुंजी का काम करने लगा कि अगर आप ये दे दीजिएगा तो बच्चा इसके बाहर की चीज पढ़ेगा ही नहीं। तो जो कुछ छात्र जो पढ़ाई नहीं करते थे वो कुंजी खरीद लेते थे, अब सभी छात्रों को आपने कुंजी बांट दी है, तो वो पढ़ेगा क्या फिर? पहले कोर्स वर्क होता था और बहुत सारे रेफरेंस बुक्स होते थे और टीचर्स कोशिश करते थे कि उनको कोर्स वर्क को पूरा करने के लिए छात्र लाइब्रेरी तक पहुंचे। आज आपने सिर्फ यही नहीं कि स्तर गिरा दिया, ये कुंजियां निकाल कर आपने वो स्तर भी गिरा दिया कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट आज फाउंडेशन कोर्स में की क्लासेस में आ ही नहीं रहा और अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी फाउंडेशन कोर्सेज खाली जा रहा है। अटेंडेंस इंप्रूव कर गया है वैसे? अटेंडेंस बिल्कुल है ही नहीं। पर मेरा उस अटेंडेंस से मेरे लिए ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि कोई आए या नहीं है, लेकिन अगर ये 60 पेज का पढ़ ले तो कोर्स पूरा हो गया इसके लिए। यूनिवर्सिटी शायद ऐसा समझती है, हम तो नहीं समझेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा भी नहीं रखेगा, क्योंकि जो सेमेस्टर के आखिरी में उससे सवाल पूछे गए उनका स्तर ऐसा है कि उसको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राकेश जी, सचमुच राजनीतिक इच्छा शक्ति है क्या इस कोर्स के खिलाफ, या सिर्फ वैसी बातें ही हो रही? देखिए मुझे जो लगा कि 1 साल का जो मैं अभी संतुष्ट नहीं हो सकता है कि मेरा पैनल असंतुलित हो, आधा अधूरा हो, लेकिन जितनी बातें हो रही है मुझे सहज बुद्धि से उतना जवाब नहीं मिल रहा है। हम एक बार और कर लेंगे, लेकिन फिर भी देखिए 1 साल का जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के बाद छात्रों और शिक्षकों दोनों की एक राय बनी कि ये सिलेबस जो जिस पर उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को कहीं पूरा नहीं कर रहा है। आपको अगर स्किल डेवलपमेंट करना, एग्जिट करना था, तो 3 साल का जो बीए है उसमें 3 साल में आप 1 साल में एग्जिट करा दीजिए, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स दे दीजिए। अगर जो बच्चा 6 महीने में एग्जिट करता तो फिर आप 6 महीने में एग्जिट देंगे, 3 महीने में अलग इंस्टीट्यूट बनाइए कि जहां पे आप घड़ी बनाने से लेके कंप्यूटर बनाने या तमाम तरह की चीजें सीख रहे हैं। नहीं, इसमें एक बात जो विश्वविद्यालय प्रशासन के दिमाग में रहा होगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो लड़कों को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, चूंकि स्किल डेवलपमेंट वहां पर है, वहां बाजार को पूरा कर रहा है, तो उनका और आपके बीच जो एक अंतर है वहाँ 4 साल का नहीं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं और आप उनको फॉलो करना चाह रहे हैं। तो जो आपकी दी बेस्ट है उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। एक जो सबसे कमी आएगी रमेश जी, आज सबसे ज़्यादा कम पीएचडी भारत में लोग कर रहे हैं, सबसे कम पीएचडी कर रहे हैं। यूजी 1 साल में एमए हो जाएगा तो ज्यादा होगा पीएचडी ना, फिर तो 6 महीने में लोग पीएचडी जो पीएचडी कर रहे हैं, जो छप रहा है उसके स्तर में बहुत गिरावट आई है। तो जो विश्वविद्यालय को करना था कि पीएचडी के स्तर को बढ़ाना, शिक्षकों को अधिक से अधिक सुविधा देना। शिक्षकों को आप एकेडमिक क्लर्क नहीं बना सकते कि आपको 6 घंटा बैठना पड़ेगा, थंब लगा कराना पड़ेगा। देखिए एब्सेंटिज्म के प्रॉब्लम को आप 4 साल से नहीं जोड़ दीजिए। 10% यदि एब्सेंटिज्म है तो कोई टीचर 10% नहीं पढ़ाते इसका मतलब नहीं कि सारे टीचर नहीं पढ़ाते। कुछ लोगों की कमियों के कारण पूरे संरचना को आप नहीं बदल सकते हैं। और पूरे देखिए क्लासरूम में अगर टीचर जाकर बच्चों से पूछता कि टीचर कैसा पढ़ाता है, तो जो अच्छे शिक्षकों की क्या हालत होगी। इसमें बताऊं, जो बुरे शिक्षक हैं वो तो अब ये क्लरिकल काम टीचर के पास ज्यादा हो गया। एक टीचर, आप स्टाफ रूम पहुंच जाइए, एक टीचर पूरे महीने भर क्लरिकल काम करता रहता है, उसको चिंता है। लोग नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? कॉलेजों की हालत ये है कि हम अटेंडेंस की चिंता रहती है कोई गलत ना जाए। वो इंटरनल असेसमेंट, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं आप सुन लीजिए इंटरनल असेसमेंट, अटेंडेंस, छात्रों का अटेंडेंस हम बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं कर सकते? इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स कॉलेज में इतना एक परसेंटेज लॉप साइडेड हो रहा है
लड़के के लिए जो एक रिगरस एकेडमिक होना चाहिए। मुझे एक टीचर ने कहा कि वो पहले वो पढ़ाने पे काफी मेहनत करता था, अब कॉपी चेक करने पे मेहनत करता है। नहीं, अब शिक्षकों का काम होगा क्लर्क के रूप में काम करना है। वो हायर एजुकेशन से 30 सेकंड आपके लिए एक अलग चीज ऐड करना चाहूंगा। इसी 4 ईयर ने बीटेक कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जो आज 5000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रही है। बीटेक इन साइकोलॉजी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, 5000 में जो कोर्स हमारे यहाँ करवाए जा रहे हैं। आपने अलग किया ना, आप हिस्ट्री वाले को, संस्कृत वाले को बीटेक, ये 4 ईयर का पार्ट। अच्छा, मुझे खत्म माफी चाहता हूँ, बीटेक से शुरू करना चाहूंगी कि अप्लाइड कोर्स में, अप्लाइड साइंसेज में और बीटेक में एक फर्क होता है। और आप इस बात से जानिए कि बीटेक इन साइकोलॉजी का क्या मतलब है या बीटेक इन ह्यूमैनिटीज का क्या मतलब है, और विश्व में कितनी और यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक इन साइकोलॉजी दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक फ्रॉड की तरह परसा गया है। बीटेक इन साइकोलॉजी आप जानिए, एक अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स को आपने रद्द ऐसा किया है तो ऑनर्स इन केमिस्ट्री भी होना चाहिए। रविश, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास है? ओबीसी एक्सपेंशन के चलते हमें अब उसके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक बार और वादा रहा, हम एक बार और इसकी गहराई पे हम बहस करेंगे। 5000 टीचर्स की बात की सुरेंद्र ने कि रहने देते हैं, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मोहसिन को जानते हैं आप, जिसे पुणे में मार दिया गया, छोटे से ब्रेक के बाद।